हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। सवाल कहता है व्हाट इज ड्यू पॉइंट। कॉन्सेप्ट पे फोकस करेंगे। मैं आपको दिखाऊंगी एनसीईआरटी का स्क्रीनशॉट भी, जहां पे एग्जैक्टली कॉन्सेप्ट भी बताया हुआ है। अब यहां करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर है, चाहे तो वीडियो पॉज कर लीजिए, ऑप्शन सी, दैट द टेम्परेचर एट विच एयर बिकम सैचुरेटेड विद मॉइस्चर, वो ड्यू पॉइंट है। यानी यहां पे रेफरेंस क्या है? टेम्परेचर का। मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट दिखाती हूं, स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। अब सिंपल शब्दों में समझिए कि पार्सल ऑफ एयर की कुछ कैपेसिटी है टू होल्ड मॉइस्चर एट अ गिवन टेम्परेचर। वही वो कह रहे हैं कि जब भी शब्द यूज होगा सैचुरेटेड, इसका मतलब क्या है? अब वो बता रहे हैं एयर कंटेनिंग मॉइस्चर टू इट्स फुल कैपेसिटी। हमें पता है पार्सल ऑफ एयर की कुछ तो कैपेसिटी है टू होल्ड मॉइस्चर। वो कह रहे हैं जब भी एयर में मॉइस्चर होगा टू इट्स फुल कैपेसिटी एट अ गिवन टेम्परेचर, इट इज रेफर्ड टू एज सैचुरेटेड। इसका मतलब है कि उस समय पर एयर एट अ गिवन टेम्परेचर अब और ज्यादा मॉइस्चर होल्ड नहीं कर सकती, क्योंकि वो ऑलरेडी फुल कैपेसिटी पे मॉइस्चर को होल्ड कर रहे हैं। तो ये सिचुएशन जो है, यहां पे शब्द यूज होगा कि एयर सैचुरेटेड है। अब जब ड्यू पॉइंट की बात हो रही है तो वो कह रहे हैं द टेम्परेचर एट विच सैचुरेशन अकर्स इन अ गिवन सैंपल ऑफ एयर, वो क्या होता है? ड्यू पॉइंट होता है। इसीलिए अगर आप ऑप्शन देखें तो वो बता रहे हैं कि ड्यू पॉइंट वो टेम्परेचर है जब एयर सैचुरेटेड होती है विद मॉइस्चर। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो यहां पे आप स्पेसिफिक स्टेटमेंट्स देख सकते हैं अबाउट द स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंसोलेशन एट द अर्थ सरफेस। तो एनसीईआरटी में जो इंसोलेशन टॉपिक है वहां पर इस कंटेंट का रेफरेंस है। तो ध्यान से देखिएगा इन स्टेटमेंट्स को। आपने बताना है इनमें से हाउ मेनी ऑफ द स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। तो बहुत ध्यान से देखिएगा, मैं आपको कॉन्सेप्ट भी समझाऊंगी। अब फॉर एग्जाम्पल यहां पे जो स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट की हम बात करें, फॉर एग्जाम्पल आप देखिए मैक्सिमम इंसुलेशन कहां रिसीव हो रही है? ओवर द सब ट्रॉपिकल डेजर्ट्स, जहां पे क्लाउडीनेस लीस्ट है। फिर वो कह रहे हैं इक्वेटर को ज्यादा इंसुलेशन मिलती है दैन ट्रॉपिक्स। फिर वो कह रहे हैं जनरली यदि हम सेम लैटिट्यूड पे हैं, इंसुलेशन ज्यादा होगी ओवर कॉन्टिनेंट दैन ओवर द ओशंस। देन उसके बाद इंसुलेशन रिसीव कितनी होती है सरफेस पे, यहां पर वैल्यूज की बात भी हो रही है। ट्रॉपिक्स और पोल्स का कंपैरिजन है। तो इनमें से कितने स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? तो अगर आप ध्यान से देखें यहां पे 2 स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट है। फर्स्ट एंड थर्ड यहां पे इनकरेक्ट हो जाती है। मैं ना आपको सोल्यूशन भी दिखाऊंगी, पर मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझाती हूं। जैसे ना सबसे पहले अगर हम बात करें, इक्वेटर रिसीव्स मोर इंसुलेशन देन द ट्रॉपिक्स। अब ध्यान रखिएगा, इक्वेटर के बारे में हमें पता है, जब हम इक्वेटोरियल क्लाइमेट भी पढ़ते हैं, कि वहां पे साल भर बहुत ज्यादा रेनफॉल होती है। यानी वहां पे आप देखेंगे क्लाउड फॉर्मेशन बहुत ही ज्यादा है। अब जितनी ज्यादा क्लाउड फॉर्मेशन होगी तो देखा जाएगा अ लॉट ऑफ इंसुलेशन वुड बी रिफ्लेक्टेड बैक। क्लाउड्स का एल्बिडो भी ज्यादा रहता है। इसीलिए आप देखोगे ट्रॉपिक्स के कंपैरिजन में उतनी ज्यादा इंसुलेशन इक्वेटर में नहीं है। यहां पे क्लाउड फॉर्मेशन का बहुत ही ज्यादा बड़ा रोल है। यहां पे बहुत ज्यादा क्लाउड फॉर्मेशन हो रही है। इसीलिए वो कह रहे हैं इक्वेटर कंपैरेटिवली लेस इंसुलेशन रिसीव करता है। यहां पे क्लाउड्स के एल्बिडो का बहुत बड़ा रोल है। तो यहां पे ना मैं आपको याद करने के तरीके बता रही हूं कि यू कैन थिंक लाइक दिस। ऑफ कोर्स अगर आप सेंटेंस को याद कर सकते हैं, नथिंग लाइक इट, लेकिन आप लॉजिक अगर लगाना चाहेंगे आप ऐसे सोच सकते हैं। सिमिलरली वो कह रहे हैं अगर हम देखें मैक्सिमम इंसुलेशन कहां है, तो वो कह रहे हैं सब ट्रॉपिकल डेजर्ट्स, यानी हॉट डेजर्ट्स में ऐसा हो रहा है क्योंकि वहां पे क्लाउडीनेस लीस्ट है। अब देखिए, अगर तो मैंने कहा कहीं पे हॉट डेजर्ट है ना, अब डेजर्ट की बात आ गई तो क्लाउड जो है वहां पे ऑफ कोर्स कम है। अगर क्लाउड्स बहुत ज्यादा होते तो शायद रेनफॉल ही होती है ना।
तो ऑफ कोर्स क्लाउडीनेस तो बहुत ज्यादा कम है। तो याद रखिएगा जो सब ट्रॉपिकल डेजर्ट्स हैं, हॉट डेजर्ट्स हैं, वहां पे मैक्सिमम इंसुलेशन होती है, क्योंकि वहां पे क्लाउडीनेस क्या है, बहुत ज्यादा कम है ना। अगर तो क्लाउड्स होते तो आप देखोगे अ लॉट ऑफ इंसुलेशन वुड बी रिफ्लेक्टेड बैक, लेकिन क्लाउड्स है नहीं ना बहुत ज्यादा, तभी तो वो डेजर्ट्स हैं। तो याद रखने का तरीका है यस, मैक्सिमम इंसुलेशन इज रिसीव्ड ओवर सब ट्रॉपिकल डेजर्ट्स जहां पे क्लाउडीनेस लीस्ट है। सिमिलरली वो कह रहे हैं लेट्स से सेम लैटिट्यूड पे यदि कॉन्टिनेंट और ओशन दोनों है, सेम लैटिट्यूड है, एक तरफ लैंड है एक तरफ वाटर है, तो वो कह रहे हैं ज्यादा इंसुलेशन ओवर द कॉन्टिनेंट होगी, है ना। अब वाटर में याद करिए, वाटर का जब भी हम क्लाउड फॉर्मेशन या रेनफॉल की बात करते हैं, बेसिक प्रोसेस हमने क्या पढ़ा है, बहुत बार हमने ये बताया कि पानी को, लेट्स से ओशन वाटर है, पानी को हीट मिलेगी यानी इंसुलेशन मिलेगी, उससे वेपर बनते हैं, फिर बादल बन के बारिशें हो रही है। यानी कि एक चीज जो यहां इंपॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड इज, जब तक वाटर को जो है इंसुलेशन मिलती रहेगी, वेपर बनता रहेगा, बादल बनते रहेंगे, बारिशें होंगी। तो अगेन आप इन एल्बिडो वाला लॉजिक लगाइए, याद करने का तरीका है राइट, कि अ लॉट ऑफ इंसुलेशन लेट्स से लैंड पे आ रही है, वही अगर मैं वाटर पे बना रही हूं तो अ लॉट ऑफ इंसुलेशन वुड आल्सो बी रिफ्लेक्टेड बैक एल्बिडो की वजह से। इसीलिए आप देखोगे प्रोबेबली सेम लैटिट्यूड पे, तभी वो जनरली कह रहे हैं इंसुलेशन ज्यादा कहां होगी, लैंड पर होगी। तो वही वो बता रहे हैं कि जनरली अगर आप सेम लैटिट्यूड पे हैं, इंसुलेशन इज मोर ओवर द कॉन्टिनेंट दैन इन द ओशंस। तो मैं आपको दोबारा बता दूं, ये पूरा टॉपिक जो है एनसीईआरटी में इंसुलेशन टॉपिक में बताया गया है, यहां पर आप जरूर ध्यान दें। ये देखिए मैंने आपके लिए स्क्रीनशॉट भी लिया है, आप चाहें तो इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक तो इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके अलावा जो हमारा पिछला स्क्रीनशॉट था अगर आपको याद हो, ये भी जो है इसका भी आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लें। क्विक रिवीजन पॉइंटर्स हैं ये, इनसे मार्क्स भी आपके बनेंगे। चलिए नेक्स्ट स्क्रीनशॉट देख लेते हैं, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो यहां पे हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशन सैलिनिटी की बात हो रही है। यहां पर भी अगर आप देखिए हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट की बात करनी है, तो यहां पे आप देखेंगे सैलिनिटी के रेफरेंस में, हॉरिजॉन्टल सैलिनिटी के रेफरेंस में बाल्टिक सी, मेडिटेरेनियन सी, नॉर्थ सी, इवन बे ऑफ बंगाल की बात हो रही है ना। तो यहां पे इनकरेक्ट ऑप्शंस जो है कौन से हैं, मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट बताती हूं। यहां पे केवल फर्स्ट ऑप्शन इनकरेक्ट है। अब कुछ पॉइंट्स आप ध्यान से सुनिए। मेडिटेरेनियन सी की सैलिनिटी हाई होती है और उसका रीजन हाई इवेपोरेशन है। इसको याद करने का तरीका क्या है, मेडिटेरेनियन सी का कॉन्टैक्ट विद लैंड बहुत ज्यादा है, इसका मतलब है हीटिंग बहुत ज्यादा होगी। यदि हीटिंग बहुत ज्यादा होगी तो इवेपोरेशन बहुत ज्यादा होगी, यानी पीछे क्या बच जाएगा, सॉल्ट बच जाएगा। तो बहुत इवेपोरेशन की वजह से अब पानी तो इवेपोरेट हो गया, पीछे सॉल्ट बच गया, यानी सैलिनिटी क्या हो गई, हाई हो गई। सिमिलरली याद रखिएगा 3 वाटर बॉडीज हैं, BBB, ब्लैक सी, बाल्टिक सी, बे ऑफ बंगाल। याद रखिएगा ब्लैक सी, बाल्टिक सी एंड बे ऑफ बंगाल, तीनों में सैलिनिटी लो होती है। सैलिनिटी लो क्यों होती है, यहां याद रखिएगा इन सभी में इनफ्लक्स ऑफ रिवर या इनफ्लक्स ऑफ फ्रेश वाटर आप कह सकते हो होता है ना। अगर आप सिंपल शब्दों में समझो तो आप देखोगे, जैसे अगर मैं बे ऑफ बंगाल की बात करूं तो आप देखोगे मेजॉरिटी रिवर्स जो है इंडिया में टुवर्ड्स बे ऑफ बंगाल गिरती हैं, है ना, तो फ्रेश वाटर लेके आ रही है, तो इसकी सैलिनिटी पर भी इंपैक्ट ऐसा होता है। इसको आप ऐसे समझिए, मैं हमेशा बताती हूं, मान लीजिए आपके पास एक नींबू पानी का ग्लास है ना, अब आप उसमें शुरू में आपने नींबू पानी बनाया, उसमें नमक ऐड किया, इवेंचुअली आप उसमें और पानी ऐड करे जा रहे हैं, फ्रेश वाटर ऐड किए जा रहे, तो पानी ज्यादा हो जाएगा लेकिन सैलिनिटी कम हो जाएगी, है ना। तो इन सभी में ऐसा हो रहा है कि फ्रेश वाटर जो है रिवर्स का ऐड होता जा रहा है, तो सैलिनिटी क्या होती जा रही है,
कम होती जा रही है। अगर बाल्टिक सी में भी देखिए यहाँ हाई सैलिनिटी लिखा है, यहाँ लो सैलिनिटी होना चाहिए, तभी आप देखिए कि ओनली वन इनकरेक्ट है। तो ये तीनों वाटर बॉडीज आप याद रखेंगे। नॉर्थ सी में कह रहे हैं हाई सैलिनिटी होती है ना। अब आपको याद करो, आपने पढ़ा भी होगा ओशनोग्राफी में कि गल्फ स्ट्रीम का एक ऑफशूट जो है नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट जो है हायर लैटिट्यूड्स की तरफ जा रहा है। तो वो कह रहे हैं नॉर्थ सी ऑल्दो हायर लैटिट्यूड्स में है लेकिन उसमें सैलिनिटी हाई है। क्यों? क्योंकि सलाइन वाटर बहुत सारा जो है नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट जो है लेकर आ रही है। तो ये कॉन्सेप्ट आप जरूर याद रखें। अगेन एनसीईआरटी में ही ओशनोग्राफी में जो है ये पूरा कॉन्सेप्ट जो है दिया गया है। तो मैंने आपको बेसिक चीजें यहां पर समझा दी। आप चाहें तो सॉल्यूशंस का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वैसे कॉन्सेप्ट उतना ही है तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, यहां पर भी कुछ पेयर्स हैं, हमसे पूछा है इनकरेक्टली मैच्ड कौन से हैं। तो ना मैं आपको मैप पर दिखाती हूं, ये आंसर तो चलिए आप दे ही देंगे। तो यहां पे आप देखिए लेक सुपीरियर अगेन नॉर्थ अमेरिका का रेफरेंस है। सिमिलरली लेक विक्टोरिया अगर हम देखें अफ्रीका का रेफरेंस है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बहुत मदद होगी रिवीजन में। सिमिलरली अगर हम आप देख सकते हैं लेक टिटिकाका की बात करें साउथ अमेरिका, और ऑस्ट्रेलिया की अगर हम बात करें यहां पे लेक आयर की बात हो रही है। तो इन 4 पोजीशंस को जो है लेक्स को जो है आप जरूर याद रखें। देखिए हमें ना अभी चीजें सीखनी है, हर बार कोई चीज सीखेंगे तो बाय द टाइम प्रीलिम्स आएगा कॉन्सेप्ट्स बहुत बढ़िया हो चुके होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, सवाल देखिए, which of the following factors primarily influence the pattern of planetary winds? तो primarily influence करना जरूरी है। अब यहां पे ना कुछ ऑप्शंस हैं, जैसे latitudinal variation of atmospheric heating, emergence of ocean currents, migration of belts, rotation of the earth, distribution of oceans and continents। अब देखिए क्या इन्फ्लुएंस करवाना है हमें? पैटर्न ऑफ प्लैनेटरी विंड्स। तो यहां पे मैं आपको आंसर का एक्सप्लेनेशन भी देती हूं, पर यहां पे आप देखेंगे 1, 3, 4 और 5 आएगा। 1, 3, 4, 5 कर लीजिए, है ना। अब आप देखिए प्लैनेटरी विंड्स की बात करनी है ना। अब एक चीज समझिए, प्लैनेटरी विंड्स की जब भी हम बात करें ना, मान लीजिए आपको सवाल का जवाब नहीं आता लेकिन आप लॉजिक लगा रहे हैं, हवा कैसे मूव कर रही है जी? हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, है ना। यानी कि आप देखोगे हवा की मूवमेंट जो है प्रेशर पर डिपेंड कर रही है ना। तो फॉर एग्जांपल है ना, जब हम प्रेशर बेल्ट्स की बात करते हैं हमें पता है कुछ ऐसी प्रेशर बेल्ट्स हैं, है ना, जो थर्मल हीटिंग पे डिपेंड कर रही हैं। फॉर एग्जांपल इक्वेटर पे अब टेम्परेचर ज्यादा है, लो प्रेशर बेल्ट है। पोल्स पे टेम्परेचर कम है, हाई प्रेशर बेल्ट है। तो लैटिट्यूडनल वेरिएशन जो है हीटिंग में, दैट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। सिमिलरली अब हवा हाई टू लो शायद बिल्कुल सीधी आ जाती, लेकिन ये डिफ्लेक्ट होगी। क्यों डिफ्लेक्ट होगी? क्योंकि कोरियोलिस इफेक्ट का इंपैक्ट है, और कोरियोलिस इफेक्ट का रीजन क्या है? रोटेशन ऑफ द अर्थ। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर हो जाएगा, है ना। सिमिलरली जब हम प्रेशर बेल्ट्स की बात करते हैं, हम कहते हैं प्रेशर बेल्ट्स मूव करती हैं। एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो वो बताते हैं कि प्रेशर बेल्ट्स परमानेंट इन नेचर नहीं है, वो मूव करती हैं, है ना। इसीलिए वो कह रहे हैं जो माइग्रेशन ऑफ बेल्ट्स है वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है। सिमिलरली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशन एंड कॉन्टिनेंट्स भी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अब देखो प्राइमरी की बात करें, है ना, तो ओशन करंट का इमर्जेंस जो है वो इसमें नहीं आ रहा। अभी मैं क्यों बता रही हूं? क्योंकि आपको ना स्टेप बाय स्टेप सोचना आना चाहिए, इसीलिए आप देखो मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको पैरामीटर्स के बारे में बताया है। अब ओशन करंट्स प्रोबेबली लोकल वेदर क्लाइमेट को इंपैक्ट करती हैं, लेकिन वो प्राइमरी डिटर्मिनेंट नहीं है कि ओवरऑल प्लैनेटरी विंड्स के पैटर्न को उस तरह से इंपैक्ट कर सके। इसीलिए आप देखोगे ऑप्शन 2 क्या है? इनकरेक्ट है, राइट। तो इन चीजों को आपने याद रखना है। बिफोर आई लीव मैं आपको फास्ट ट्रैक बैच के बारे में बताना चाहती हूं। दिसंबर तक अगर आपको अपना सिलेबस खत्म करना है, दिस इज द बैच फॉर यू।
आप यहां पे देखेंगे कि अभी इस बैच पर जो है मैक्सिमम ऑफ भी वैलिड है। अभी आप देखेंगे कि मोर देन 20% ऑफ है इस पे, तो इसके लिए आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं। मीनवाइल अगर आप कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट प्रिपेयर करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, तो उनके भी बैचेस अवेलेबल हैं। आप चाहे तो हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके डिटेल्स ले सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।